अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इब्राहिम सिराज पाशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा स्टडी अब्रॉड के हवाले से तीसरा सेशन है और इससे पहले जो हमारा सेशन था वो स्टडी इन चाइना के हवाले से था। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है नसरुल्लाह अली बलोच। नसरुल्लाह अली बलोच के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना बहुत मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इनका जो हार्ड वर्क है वो बहुत ही डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नसरुल्लाह अली बलोच और मैं एक दूसरे को 9 सालों से जानते हैं और हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी वो कैडेट कॉलेज पिटारो में हुई थी जब हम दोनों ओ लेवल्स करने के लिए आए थे। और ओ लेवल्स कंप्लीट करने के बाद नसरुल्लाह ने अपना जो ए लेवल्स है वो रूट्स इंटरनेशनल कॉलेज इस्लामाबाद से किया और उसके साथ हम दोनों ने फिर स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और हम दोनों फिर 2017 सितंबर में आ गए अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ करने के लिए। और नसरुल्लाह ने जो अपनी फील्ड सेलेक्ट की थी वो थी बीए इंटरनेशनल रिलेशंस और अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह बाय फ्लाइंग कलर्स विथ फ्लाइंग कलर्स और अभी ये कुछ ही महीनों में अपनी जो मास्टर्स की पढ़ाई है वो स्टार्ट करेंगे ग्लोबल स्टडीज़ में पोलैंड में। और बेसिकली इन्होंने एरास्मस फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की है और उसी के बारे में हम आज इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे इनसे कि इन्होंने ये स्कॉलरशिप कैसे हासिल की। नसरुल्लाह अली बलोच जो हैं उनकी जो पैशन है वो हमेशा ही करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स रहा है। सोशल साइंसेस के बहुत ही बड़े स्टूडेंट हैं ये और ये हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं अखबारों में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो इनका ओपिनियन होता है किसी भी करंट इशू के हवाले से, बीट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हमेशा ही अपना पर्सपेक्टिव देते हैं और हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पढ़ने पे। तो अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह एंड वेलकम टू माय चैनल। Walaikum Assalam, Ibrahim Siraj Pasha, and thank you for inviting me here. No problem, no problem. How are you Nasrullah? What are you doing nowadays? Well, I'm doing good and not doing anything special these days because Corona has stopped and cancelled almost all the plans. So, yeah, I'm just preparing to pack my stuff and move to Poland, a new country with where I will be starting my masters. Yeah, this is how the things are going these days. Yeah. अच्छा 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 नसरुल्लाह, बिफोर गोइंग ऑन टू द मेन बिजनेस, हम लोग जो हमारा जो आज के जो टॉपिक है स्कॉलरशिप के हवाले से हम डिस्कस करने से पहले मैं क्विक रिस्पांस आपका चाहूँगा। दो छोटे से सवाल हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपने सोशल साइंसेस में अपना जो करियर था वो क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैं समझता हूँ ये सवाल बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जब किसी को हम बताते हैं कि भाई मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा हूँ या मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो वो लोग दूसरा सवाल ये करते हैं कि यार क्यों किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ क्या तुम्हारा, जो तुम पॉलिटिकल साइंस और आईआर पढ़ना शुरू हो गए हो, इंजीनियरिंग कर लेते, मेडिसिन कर लेते। तो मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आपने ये सोशल साइंसेस क्यों सिलेक्ट की। देखें, जब हम सोशल साइंसेस का नाम लेते हैं, सोशल साइंसेस जो है ना, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें आपका इंग्लिश लिटरेचर आ जाता है और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, लॉ और सब कुछ सारी चीज़ें आ जाती हैं। मगर मेरी जो फील्ड थी वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड थी, क्योंकि जिस जगह पर, जिस मुल्क में हम लोग पले बड़े हैं, वहाँ की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो कभी भी सही नहीं रही। और हम लोग जब हमारी बारी आती है एफएससी में कि भाई हमने कौन से सब्जेक्ट, मेडिकल लेना है, प्री मेडिकल लेना है और या इंजीनियरिंग लेने हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे आके बस कहते हैं कि भाई या तो आपने डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। मगर जब तक हम लोग खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, इस तरह के सब्जेक्ट्स चूज नहीं करेंगे, तो और हम थिंक टैंक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ये पॉलिसीज जो हमारी मुल्क की चल रही है ये दुरुस्त नहीं होंगी। तो मैंने कहा कि क्यों ना जहाँ पर मेरा पैशन है और जहाँ पे मैं देखता हूँ कि आगे मैं जिस सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस। और जहाँ तक बात रही कि जो हमें लोग कहते हैं कि भाई आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे हैं या सोशल साइंसेस कर रहे हैं, तो ऐसी भी बात नहीं है। लोग यूनिवर्सिटी छोड़ के आ जाते हैं। मेरा भी नर्स में एडमिशन हुआ था, मगर मैंने वो छोड़ी और उसके बाद मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एक साल इंटरनेशनल रिलेशंस किया। कायद आज़म यूनिवर्सिटी आज 550 समथिंग रैंकिंग पर है पूरे पाकिस्तान में। तो ये बात नहीं होती, मगर फिर भी ऑन दी हैंड साइड ये दुरुस्त बात है कि सोशल साइंसेस को इतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। और आपका अच्छा अच्छा दूसरा अच्छा क्वेश्चन भी था। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था जो कि इसी के रिस्पॉन्स में था कि आप यहाँ पे पेज में आए, हंगरी में आए और आपने 3 साल यहाँ पे जो था सोशल साइंसेस को पढ़ा और आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो लोग हैं हंगरी में वो सोशल साइंसेस को कितना प्रेफर करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस से देखते हैं बनिस्बत हम पाकिस्तान की जब बात करें तो। देखिए, पाकिस्तान में तो बस एक वो बनाई हुई है कि एक एक एक, एक नैरेटिव है कि भाई आपने
या तो इंजीनियरिंग में जाना है या तो मेडिसिन में जाना है, और उसके अलावा तो और कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। मगर यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ की जो मेरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेज, जो कि हंगरी की सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें आपके पास इतने सारे फैकल्टीज हैं और इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप पता नहीं कौन कौन से फील्ड्स में आप अपना बैचलर्स और मास्टर्स कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो बात ये है कि यहाँ पे कोई इस तरह का लोगों की इस तरह की सोच नहीं है, और यहाँ पे बड़ा उसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और सोशल साइंसेस का बड़ा यहाँ पे बड़ी फील्ड है बनिस्बतन पाकिस्तान के। यहाँ पे आप काफ़ी सारे आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ये बात दुरुस्त है, मगर यहाँ पर उसका काफ़ी नैरेटिव चेंज है इस चीज़ का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा नसरुल्लाह, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो मुझे आपकी चीज़ बहुत ही पसंद है, वो ये है कि आप हमेशा फ़ोकस्ड रहते हो अपने गोल पे, आप हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हो, और ये बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो सोचते हैं कि जब यार ठीक है हम लोग ये करें तो आगे हमें क्या करना चाहिए। और आप उनमें से कुछ दोस्त हैं मेरे, उनमें से आप कुछ दोस्तों में से हैं जो हमेशा जो हैं वो अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और आप अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, अपना एक पाथ बनाते हैं कि हाँ यार ये चीज़ जो है मैंने टारगेट सेट गोल है, ये मैंने अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, और मैं बैचलर्स करूँगा तो मास्टर्स मैंने यहाँ करना है, यहाँ अप्लाई करना है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में मुझे आप बड़ा इंस्पायर करते हैं, एंड आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट यू ऑन दिस। अच्छा नसरुल्लाह, मुझे सबसे पहले बताएं कि ये जो आपकी जो स्कॉलरशिप है इसका थोड़ा मुझे पहले इंट्रोडक्शन करवाएं कि ये स्कॉलरशिप है कौन सी, नाम क्या है इसका, कौन फंड करता है, किसके लिए ऑफर होती है, थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन दें इस स्कॉलरशिप का, मास्टर्स की। अच्छा पाशा, ये स्कॉलरशिप इस तरह से है कि इसका नाम जो है एरास्मस मंडिस स्कॉलरशिप है, और ये नसरुल्लाह, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर, बिकॉज आवाज आपका थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा जस्ट ट्राई टू स्पीक अ बिट लाउडर। अच्छा, इसकी अभी आ रही है मेरी आवाज़ पाशा? जी जी, आवाज आपकी आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा लाउड बोलें। सही। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसका नाम एरास्मस मंडिस स्कॉलरशिप है, और ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से फंड की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ममालिक आपको पैसे नहीं दे रहा होता, ये सारे ममालिक का जो पैसा ये यूरोपियन यूनियन इकट्ठा करती है, सारे अपने फंड्स देते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से है, और ये एक 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के जो उसको फंड करती हैं। तो इन दी एंड बात आती है कि यूरोपियन यूनियन फंड करती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये मास्टर्स के लिए सिर्फ होती है, और ये ना ही बैचलर्स के लिए होती है, ना पीएचडी या किसी और स्टडीज़ के लिए होती है। और एरास्मस मंडस जो उसका नाम है, वो एक जो मंडस है वो जो है ना एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पर ये स्कॉलरशिप को नाम दिया गया, जो कि यूरोपियन थे। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, और कोई बहुत ही बड़ा कैटलॉग है उनका, वहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें ये ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप्स। और और ये फुल्ली फंडेड होती है, इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर्ड होती हैं, आपका आना जाना, और मतलब कि साल में आपके 2 साल में हर साल आपका एक चक्कर जो है टू योर होम कंट्री एंड बैक वो कवर्ड होता है। स्टाइपेंड वेरी जनरस है, उसमें 1000 यूरोज आपको मिलते हैं, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है, और काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड हैं। तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम कि भाई आप फाइनेंशियल बर्डन आपको कभी नहीं आएगा, कभी आने नहीं देगा ये स्कॉलरशिप। इवन अभी इन टाइम ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस तो काफ़ी लोगों को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है यूरोपियन यूनियन, जो कि एक आउट ऑफ द वे उन्हें एक स्टेप लिया है। तो ये बेसिकली एक समरी है इस स्कॉलरशिप की, और इस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, इस तरह से कुछ चलाया जाता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये हम सारी चीज़ें क्योंकि मैंने नोट डाउन की हुई हैं, आराम आराम से एक एक बाय 1 टू 1 हम आएंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। मुझे बताएं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में, और मतलब शुरू से आखिर तक मुझे बताएं कि कौन सा जो बंदा है वहाँ यार ये डिजर्विंग है, ये अप्लाई कर सकता है, या ये जो है वो रिक्वायरमेंट से पूरा उतरता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए? इसका बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगा कि एक इसमें दो दो स्लॉट्स होती हैं, एक प्रोग्राम कंट्री स्टूडेंट्स होते हैं, एक पार्टनर कंट्री स्टूडेंट्स होते हैं। तो प्रोग्राम कंट्री स्टूडेंट्स आपके वो होते हैं जो कि यूरोपियन यूनियन में पढ़ रहे होते हैं, और उनकी पिछली जो एजुकेशन है वो यूरोपियन यूनियन के, वो डिपेंड नहीं करता यूरोपियन यूनियन से हो या ना हो, मगर वो यूरोपियन यूनियन में उन्हें कम अज कम 1 साल अपना गुजारा हो यूरोप में। और बाकी जो होते हैं वो पार्टनर कंट्री स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल होता है। तो जब आप एप्लीकेशन ये एक बड़ा क्राइटेरिया है, ये एक बड़ी चीज़ है, मगर ये कि कभी कभार ये लोग इसमें मिस्टेक कर लेते हैं और वो गलत चीज़ चूज़ कर लेते हैं, तो वहीं पे इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ, क्योंकि हमारा ये आपका जो प्रोग्राम, आपका मोस्ट ऑफ द ऑडियंस पाकिस्तान में, तो वो एज अ पार्टनर कंट्री स्टूडेंट्स वो एज अ क्वालिफाई करेंगे।
अनलाइक अच्छा, मी। तो इसमें पार्टनर कंट्रीज और प्रोग्राम कंट्रीज की क्या सीट्स डिफरेंट होती हैं जी और बिल्कुल। सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है दोनों का? जी बिल्कुल, सीट्स अलग होती हैं। जो यूजुअली जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें 20 स्कॉलरशिप्स, इन बिटवीन 15 टू 20 स्कॉलरशिप्स होते हैं। कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं होता अकॉर्डिंग टू द बजट जो उनको यूरोपियन यूनियन से मिलता है। तो उसमें जो 5 सीटें होती हैं, 4 से 5 सीटें वो होती हैं प्रोग्राम कंट्री के लिए, जिनमें जो कि जहाँ से जिस कैटेगरी में मैंने कम्पीट किया था उसमें सिर्फ 4 से 5 सीटें होती हैं। बाकी जो सीटें होती हैं 15 सीटें होती हैं तकरीबन, वो होती हैं पार्टनर कंट्रीज के लिए, जो कि पाकिस्तान में जिनने अपनी तालीम हासिल की है वो उन 15 सीटों पे कम्पीट कर सकते हैं। तो इसका तो मतलब आप ये जी, जी। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम जैसे लोग हैं, फॉर इंस्टेंस हम लोग जो हैं वो यूरोप से पढ़े हैं, हमारी जो डिग्री है वो यूरोपियन यूनियन की है, तो हमें ये डिसएडवांटेज होगा अगर हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों की जो है वो है प्रोग्राम कंट्री वाले, पार्टनर कंट्री वाले की सीट्स जो है वो ज़्यादा हैं। जी, बिल्कुल, वो इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि चांस उनको मिले जो कि पहले यूरोप में नहीं रहे और उनको वो बिल्कुल प्रेफ़र ठीक। करें। जी, और इसमें आपने बात की थी क्राइटेरिया की, तो बेसिक क्राइटेरिया जो यही है कि आपके पास बैचलर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है, कुछ प्रोग्राम जो है वो कहते हैं कि भई आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपने बैचलर्स अपना कंप्लीट किया हो, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा दोनों दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, मसला नहीं है अगर आपने डिग्री नहीं की हुई, अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर पे हैं, कोई सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं वो आपने अगर आपने कंप्लीट किए हुए हैं, तो क्रेडिट आवर्स अगर आपने वो कंप्लीट किए हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और आप यू कैन स्टिल अप्लाई। अच्छा अच्छा, तो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे थे? आपने अप्लाई किया बैचलर्स के बाद या बैचलर्स कंप्लीट करने वाले थे तब आपने अप्लाई किया स्कॉलरशिप में? नहीं जी, मैंने जो तीनों प्रोग्राम्स, आप 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं इरेस्मस की, 3 से ज़्यादा नहीं। तो मैंने तीनों के तीनों प्रोग्राम्स में अपनी जो एप्लीकेशन भरी थी, उस टाइम मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में था, तो मैंने डिग्री नहीं ली हुई थी और ग्रेजुएट मैं बाद में हुआ। अच्छा, तो फिर आपने मतलब जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट पुराने सेमेस्टर की, पिछले सेमेस्टर्स की थी वो शो की थी? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो इसका मतलब है कि वो डिपेंड करता है कि ये यूनिवर्सिटी पे कि वो क्या कहती है कि डिग्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, डिपेंड यूनिवर्सिटी पे करता है। जी, बिल्कुल जी, ऐसे ही तो है। मतलब वो जाके चेक करना पड़ेगा वेबसाइट पे कि भाई उनकी कंडीशंस क्या हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुझे आप बताएं कि ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, मुझे आप अब ये बताएं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स वही हैं जो कि मैंने कुछ देर पहले भी अर्ज़ किए थे। फॉर इंस्टेंस आपको आपका जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीलोकेशन कॉस्ट मिलता है। फॉर इंस्टेंस कोई पाकिस्तान से बंदा जब इधर आके सेटल होता है तो वो उसको एक डिस्टेंस कैलकुलेटर होता है, उसके मुताबिक वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपने कितना ट्रैवल किया है, और आपको वो मैक्सिमम 4000 यूरो होता है और पाकिस्तानियों को मोस्टली 4000 यूरो मिल जाता है। So 4,000 euros goes for the reallocation cost or something like that. They call it like this, and आपको वो 4,000 euros मिलते हैं क्योंकि आपने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया है। उसके बाद आपको आपके वो मिलेंगे फ्लाइट के जो चार्जेस होते हैं वो भी सारे कवर्ड होते हैं। फ्लाइट के कॉस्ट वो भी आपको मिल जाते हैं। वो अगेन इस तरह से डिस्टेंस वो कैलकुलेट करते हैं। और उसके अलावा आपको 1000 यूरोज आपको स्टाइपेंड मिलती है, और बिसाइड्स इस आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी कवर्ड होता है। और प्रोग्राम में जो जितने समर स्कूल वगैरह होते हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी कवर्ड होते हैं, या विंटर स्कूल्स, सेमिनार्स वगैरह वगैरह। 1000 यूरोज इज अ हैवी अमाउंट, इसका मतलब है कि गुजारा हो जाता होगा जिसको ये मिलती होगी स्कॉलरशिप मेरे ख्याल से। ऑफ कोर्स हो जाता है, ऑफ कोर्स हो जाता है। फॉर इंस्टेंस कुछ शहर हैं या कुछ ममालिक हैं जो कि महंगे होते हैं। जिस तरह से हम अगर यूके की बात करें तो वहाँ पे लंदन एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है। तो वहाँ पे 1000 यूरोज में बस ये है कि आपका अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। आपको आपको कहीं से पेरेंट्स वगैरह से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अलबत्ता सेविंग्स नहीं हो पाती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये विद इन यूरोप ही होती हैं या फिर आउटसाइड यूरोप भी होती हैं यूनिवर्सिटीज? मोस्ट ऑफ द स्टडी प्रोग्राम्स जो है वो अपने उनकी यूनिवर्सिटीज ये यूरोप में ही होती हैं। अलबत्ता बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं कि जो कि अपना स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो आउटसाइड यूरोप भी जाएं। और जो प्रोग्राम मेरा है वो एक इट्स वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स, क्योंकि मेरे पास थर्ड सेमेस्टर में ऑप्शन है कि मैं किसी नॉन यूरोपियन कंट्री में जाऊं, जिनमें यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, कैमरून, इंडिया और इथियोपिया शामिल हैं। तो इस तरह से ऑप्शंस हैं फॉर मेरे पास है। मगर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ एक समर स्कूल्स के लिए भेज देते हैं या विंटर स्कूल्स के लिए बच्चों को भेजते हैं, और वो भी फुली फंडेड होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नसरुल्लाह, ये जब मैंने इसको सर्च किया गूगल पे और इसका नाम आ रहा था इरास्मस मंडस
ज्वाइंट डिग्री मास्टर्स प्रोग्राम, तो ये ज्वाइंट डिग्री क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन करें मुझे जरा। देखिए जी, अब आप जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कम से कम आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 यूनिवर्सिटीज़ तक चला जाता है। आपकी आपके जो आप जो अपना टाइम गुज़ारते हैं, वो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गुज़ारते हैं। तो जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर आप दूसरी कंट्री में जाते हैं, दूसरे सेमेस्टर में आप दूसरी कंट्री में होंगे, तीसरे सेमेस्टर में आप तीसरी कंट्री में होंगे। तो ये और डेफ़िनेटली हर जगह पे आपको डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट्स मिलेंगी और डिफरेंट जगहों पे एनरोल होंगे। तो ये एक ने क्या है कि डिग्री को नाम दे दिया कि भई ये जॉइंट डिग्री है। हर आपको जो सर्टिफ़िकेट मिलेगा, यूजुअली वो ये होता है कि एक ही सर्टिफ़िकेट पे आपके तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टैम्प और सिग्नेचर्स होंगे, आपके डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट के भई इन इन तीनों जगह से उसने पढ़ी है, तो वो जॉइंटली आपको एक पेपर इश्यू करेंगे। तो इसको कहते हैं कि भई ये जॉइंट डिग्री है, आपको एक जॉइंट डिग्री दी गई है। अलबत्ता कुछ केसेज़ में बहुत ही रेयरली ऐसा भी होता है कि आपको हर यूनिवर्सिटी अपना अलग से सर्टिफ़िकेट देती है। बट in most of the cases it goes like what I said earlier. अच्छा, तो इसका मतलब इसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि मतलब ज्वाइंट डिग्री नहीं है, फॉर इंस्टेंस एक ही मुल्क में होके वो खत्म नहीं, हो नहीं, जाते हैं। इसका अलबत्ता यही मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एक ही मुल्क में खत्म हो जाते हैं, वो होते डिफरेंट ममालिक में हैं, मगर वो अपनी डिग्री अपनी-अपनी देते हैं। भाई एक यूनिवर्सिटी आपको अपनी डिग्री देगी, दूसरी यूनिवर्सिटी आपको अपनी दूसरी डिग्री देगी। तो वो सही। एक पेपर नहीं होता, पेपर 2 होते हैं और आप फिर भी आपकी मोबिलिटी हो रही होती है, आप एक जगह पे नहीं पढ़ रहे होते, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं। नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम्स जितने ऑफर हो रहे हैं कैटलॉग में, जैसे आपने पहले बताया, हुँ। तो क्या हर किसी प्रोग्राम में बंदा जो है वो एक सेमेस्टर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा या 2 सेमेस्टर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, फिर दूसरा साल कहीं और जाके पढ़ेगा, यानी कुछ में ये भी है कि आप ये सब में ऐसा है, सब में ऐसा है ये? बिल्कुल सब में ऐसा है। अच्छा, मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बंदा बैठे और 2 साल एक ही मुल्क से करे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इसको वो एग्ज़ैक्टली इसमें मोबिलिटी प्रोग्राम है, इसमें वरना उसका वो जो पर्पज़ है वो सब नहीं होगा, क्योंकि वो सही। चाहते हैं कि आप डिफरेंट जगहों पे जाएँ, उनको एक्सप्लोर करें और ना सिर्फ पढ़ाई के लिहाज़ से बल्कि वैसे भी। आप यूरोपियन कल्चर में इन्वॉल्व हों और देखें उसको। इसका एक ऑन अ लाइटर टोन उसका ये भी मकसद है इस प्रोग्राम का। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा नसरुल्लाह, एप्लीकेशन प्रोसेस इसका हमें थोड़ा बताएं कि क्या डेट्स क्या होती हैं, कब पोर्टल ऑन होता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है इसका, थोड़ा मुझे समझाएं। देखिए ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट है, वहाँ पे उनका सारा पूरा कैटलॉग दिया हुआ है कि भई कौन-कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं और आप वहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, अपने सोशल साइंसेज़ लिखें या मेडिकल लिखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखें वग़ैरह-वग़ैरह। तो आप वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करें कोर्सेज़ को और 3 कोर्सेज़ उठाएँ और उन कोर्सेज़ पूरा उनका उनका स्मॉल एक समरी दी होती है कि भाई प्रोग्राम में क्या होता है और कौन-कौन से यूनिवर्सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व्ड हैं वगैरह-वगैरह और क्या स्टडी पाथ्स जो है ना अवेलेबल हैं। तो आप सिंपली जाते हैं वहाँ पे और अपना उसको उसकी डिटेल्स में जाएँगे, वहाँ पे वेबसाइट दी होगी, जो कि फॉर इंस्टेंस एक प्रोग्राम अगर 3 यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, तो उसकी एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी होगी जो कि एडमिशन को हैंडल करेगी। तो आपके एडमिशन की सारी क्वेरीज़ उनको वो डील करेंगे और जितने भी आपके सवालात होंगे, आप डायरेक्टली उनको रेफर करेंगे, ना कि तो दूसरी आप कहना चाह रहे हो कि मतलब इसका कोई पर्टिकुलर पोर्टल नहीं होता जहाँ जाके अप्लाई करना होता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाके इंडिविजुअली अप्लाई करना होता है? हाँ, हाँ, एक यूनिवर्सिटी में आपके प्रोग्राम में अगर 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें से एक यूनिवर्सिटी होगी जो कि एडमिशन को हैंडल करेगी। सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन को हैंडल नहीं करती अच्छा और जी। आपको स्टाइपेंड भी उसी यूनिवर्सिटी से मिल रहा होगा। अलबत्ता आप डज़न्ट मैटर आप फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी में है, सेकंड सेमेस्टर में, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी कंट्रोल करती है, उसके अंदर होती हैं। तो अच्छा, तो आप उसमें एप्लीकेशन फ़ी वगैरह कोई आपसे लेते नहीं है, वो फ्री में आप अप्लाई कर सकते डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, जो उस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ माय प्रोग्राम्स चार्ज मी 30 यूरोज़ तो उसमें उसमें होता है कुछ मगर मोस्टली उनमें एडमिशन वो नहीं होती। हैं? अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। ठीक, ठीक, ठीक। तो और तो अप्रॉक्सिमेटली ये ओपन कब होता है इनका स्कॉलरशिप प्रोसीजर आपके हिसाब से? ये अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। अर्ली नवंबर में स्टार्ट हो जाता है या लेट अक्टूबर में और ये चलता रहता है कुछ अप्रैल तक चलता रहता है स्कॉलरशिप के लिए और ये डिफरेंट डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे। कुछ मुझे याद आ रहा है मेरी जो फर्स्ट एप्लीकेशन डेडलाइन थी वो 5 दिसंबर थी, फिर 1 फरवरी में थी और 1 अप्रैल में थी। तो ये आप जब जाएँगे वहाँ पे वेबसाइट पे और आप जब उनको क्लिक करेंगे, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा ताकि आप उसको अपने यूट्यूब चैनल में लगा लें ताकि लोगों को बिल्कुल, हेल्प बिल्कुल। हो, वो कैटलॉग में देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप जब जाएँगे तो वो हर वेरी करती हैं डेडलाइन्स। और आपने बात की थी क्राइटेरिया उसका क्या है, क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं।
तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एटलीस्ट जो 3 प्रोग्राम्स मैंने अप्लाई किए उसमें आपसे आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं है तो आपके पास कोई और चीज़ होनी चाहिए जो उनको कंपनसेट करे एटलीस्ट, आपके जो अगर अच्छे ग्रेड नहीं है इन केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 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 जो लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट होता है वो चाहिए होती है। और अच्छा, लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट से आपका मतलब ये है कि जो लास्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है या जो भी 4-5 सेमेस्टर हैं सारों का रिजल्ट चाहिए होगा? नहीं, जितने जितने आप पढ़ चुके हैं उन सब सारे सेमेस्टर्स का उनको उन रिजल्ट सब का चाहिए होगा? जी, बिल्कुल चाहिए। और और कुछ मांगती हैं कि आपके आगे जो कोर्सेज हैं वो कौन से पढ़ोगे, जो आपके क्रेडिट्स नहीं है उससे उनको वो वाली लिस्ट भी देनी पड़ती है। तो ये हो गया आपको भाई ट्रांसक्रिप्ट का काम। और ट्रांसक्रिप्ट के बाद आपको आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक प्रोग्राम्स में 50% जो है ना उसका वेटेज होता है। और दूसरी बात ये कि वेटेज जिस चीज़ का किस चीज़ का कितना वेटेज है ये भी होता है उन वेबसाइट्स में। तो भी आप जो है उसमें चेक करेंगे कि कितना उसका परसेंटेज है और अपने प्रोटेक्ट करेंगे। और आपको अच्छा, ये तो आप नई चीज़ बता रहे हैं कि मतलब पर्सनल स्टेटमेंट जो मोटिवेशन लेटर होती है उसका वेटेज बताया जाता है, कितना वेटेज है इसका? जी, जी, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वो काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी सारे जो वेबसाइट हैं, उन चीज़ों को क्लियर कर लेती हैं। उन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, मगर कुछ होती हैं जो एक्सप्लेन नहीं भी करती हैं, उनको सीक्रेट रखती हैं। और हाँ, तो आपने अपना मोटिवेशन लेटर आप आपके माइक में थोड़ा मसला आ रहा है, आप उसको नीचे कर सकते हैं? नीचे करिएगा। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, आई कैन हियर यू, बस उसको थोड़ा नीचे रखें। और अच्छा, तो उसमें फिर आपका हाँ, मोटिवेशन लेटर की मैं बात कर रहा था। मोटिवेशनल लेटर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे ये चीज़ आती है कि भई जो तीनों तीनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी मिलके एक कमेटी बैठ के उसको असेस करती है। तो आपने मोस्ट ऑफ द केसेज़ में हमारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो एक जनरलाइज़ सा मोटिवेशन लेटर लिख देते हैं, जो कि हर यूनिवर्सिटी में उसमें चल जाता है। और मगर वो उनको एक चीज़ स्पेसिफिक चाहिए। उनको पता लगे कि आपने रिसर्च की है यूनिवर्सिटी पे। फॉर इंस्टेंस जब मैं मेरा ये होता है हमेशा जब भी मैं मोटिवेशनल लेटर लिखता हूँ, तो मैं अपने रिसर्च इंटरेस्ट को देखता हूँ कि यार मेरे रिसर्च इंटरेस्ट कौन से हैं। और फिर वहाँ पे जो प्रोफेसर्स मेरे फैकल्टी में हैं, उनके रिसर्च इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर नहीं भी होती तो आप यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं, भाई मुझे आपके रिसर्च इंटरेस्ट चाहिए, आपके प्रोफेसर्स के, वो आपको दे देंगे। तो फिर आपने वहाँ पे देखना है। फॉर इंस्टेंस जब मुझे याद आ रहा है, जब मैं पोलैंड में जब मैंने अपना जो मोबिलिटी ट्रैक है वो अपना पोलैंड जब सेलेक्ट किया था, और मैंने अपना जर्मनी सेलेक्ट किया था, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ईयर पोलैंड में, सेकंड ईयर जर्मनी में है। तो मुझे याद आता है कि मैंने जब चेक की है वहाँ पे प्रोफेसर्स की लिस्ट, तो प्रोफेसर कोर्सेज कौन से पढ़ाते हैं, फिर मैंने लिखा कि भाई फलाना प्रोफेसर जो फलाना कोर्स मुझे पढ़ाता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से वो मर्ज वो है ओवरलैप करता है। और वो क्यों करता है, क्योंकि मेरा रिसर्च का जो टॉपिक है वो भी इस तरह से था। फिर वो जो प्रोफेसर है, एक और प्रोफेसर का मैंने नाम लिखा, भाई ये जो प्रोफेसर है इसने ये जो पब्लिकेशन की है बड़ा अच्छा किया, उसमें से आपने उसको पढ़ा, उसकी भी 2-3 लाइनें लिख दी कि भाई कि ये मेरा ओपिनियन इस पे इस तरह से है, क्योंकि मेरा भी रिसर्च इंटरेस्ट इस तरह के चीज़ों में है। तो उनको लगे कि यार ये जो लेटर है ये पर्सनलाइज़्ड है, ये बिल्कुल उसने बंदे ने रिसर्च किया है और ऐसे नहीं लिखा, मतलब कि एक जनरल लेटर नहीं चला रहा जो कि पिछले 4-5 यूनिवर्सिटीज़ को भी भेज चुका है और हमें हमें भी इस तरह से भेजा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और फिर आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेज़ हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से मुराद मेरे आपके वर्क एक्सपीरियंस और वॉलंटरी जो एक्सपीरियंसेज़ हैं, उनको भी आपने किसी न किसी तरह से मैच करना है आपके करियर गोल्स की तरफ। वो आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, वॉलंटरी एक्सपीरियंस, उन सबको एक डायरेक्शन में आप उनको देनी है कि भाई आपके, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई आपने वॉलंटियरिंग किसी और फील्ड में की है, आपका वर्क एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है, और आप जो मोटिवेशनल लेटर लिख रहे हैं वो किसी और फील्ड के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि ये होता है, काफी काफी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। आप अगर वो हैं किसी, तो आपने एक तरह से उनको एक लुक देना है और उनको मर्ज करना है, ताकि वो आपका सारा फ्लो एक डायरेक्शन में जाए और वो चीज़ें देखें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। उसके बाद आपका आ जाता है जी ऑफ कोर्स वर्क एक्सपीरियंस। और ये सारी चीज़ें आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा काउंट करती हैं। मगर वो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप कमेटी को ये नहीं समझा पाते कि वो आपने क्यों की। और जो लास्ट एक और चीज़ मैं मेरे ज़हन में थी वो थी हाँ, 2 मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ 2 जो है वो लेती हैं, लेटर्स लेती हैं जो कि आपके प्रोफेसर्स लिखते हैं या जिनके सुपरविज़न में आपने काम किया। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब जब मैं पढ़ रहा था बैचलर्स, तो मुझे पता था कि यही प्रोफेसर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनने मुझे आगे काम आना है, यही मेरे लिए लेटर्स लिखेंगे।
और तो इसीलिए मैं बड़ा आपको एक्टिव होना पड़ता है क्लास में, आपने बातचीत करी। ऐसे तो आपको कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं देगा अपने अच्छा क्लासमेट नसुल्ला, अगर। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के हवाले से कि प्रोफेसर्स मोस्टली, क्योंकि लोगों ने एक क्वेश्चन में मुझसे पर्सनली भी पूछा था कि जब प्रोफेसर्स को कहा जाता है कि यार मेरे लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखो, तो पहले तो वो कहता है कि यार तुम्हारे लिए मैं क्यों लिखूं, पहले तो वो ये कहता है कि क्यों लिखूं। और फिर कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हमें हमसे यार ये लिखा नहीं आता लेटर, ये खुद ही अपना लिख लो, हमसे आके साइन करवा लेना। अब मुझे बताओ इस कंडीशन में जो ये बच्चा है वो खुद अपनी तारीफ कैसे करे, मुझे बताओ। देखें, इस तरह से ये बिल्कुल आपने सही बात की है, इस तरह से होता है। आपने जो दूसरी बात की है वो तो बिल्कुल सही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिंग है वो जब कहते हैं भाई क्यों लिखें, तो वो उसमें उसका जवाब सिंपल है कि भाई आप वहाँ पे पढ़े हैं। और अगर वो पहली बात तो मेरे से कभी ने किसी से एटलीस्ट मुझसे किसी ने इस तरह से नहीं बोला कि भाई मैं क्यों लिखूं, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक्टिव लड़का हूँ क्लास में। मैंने इन काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए क्लास डिस्कशंस में, तो उनका ये कहना नहीं बनता कि मैं क्यों लिखूं, क्योंकि उनको पता है कि बंदे ने और कोई था भी नहीं, मतलब कि मैं टॉप 3 या टॉप नहीं 5 जो क्यों थे। लिखूंगा मतलब ये है कि क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे आगे प्रोफेसर को कहते हैं कि हमारे लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखो, तो वो बेचारा परेशान होकर कहता है कि हमें किस किस का रिकमेंडेशन लेटर वो लिखो। इसी तरह से होता है ना, अगर आपकी क्लास में रैंकिंग अच्छी है तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई मेरा आपके सब्जेक्ट में ही आपके 5 आउट ऑफ 5 आए हैं या 4 आउट ऑफ 4 आए हैं, ये जीपीए जो भी आपका जीपीए, तो आप मेरे लिए क्यों नहीं लिखेंगे। सेकेंडली, आप इतने सारे प्रोफेसर होते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हीं प्रोफेसर से लिखवाएं जो आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो कभी आपको अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के भी नहीं देंगे। तो आपने आपने उनको उन प्रोफेसर्स को परस्यू करें जो कि लिखना चाहते हैं। अच्छा, फिर उनमें जो आपकी दो तरह के प्रोफेसर्स होते हैं, कुछ कहते हैं भाई अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन खुद लिखो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन खुद खुद लिखो, लिखो, खुद लिखो, हम साइन कर देंगे। हम साइन कर देंगे। और मगर ये जो है ना चीज़ वो है बड़ी वो है, मैं इस चीज़ के कभी फेवर में नहीं रहा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें लिखनी होगी, मेरा जो राइटिंग का स्टाइल है वो सेम उनको पता लग जाना है कि सेम बंदा है, क्योंकि मैंने आगे अपनी वो सबमिट कराई हुई है, लेटर ऑफ मोटिवेशन सबमिट कराया हुआ है, तो उनको पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा वो है। और जो मेरे जो प्रोफेसर्स थे उनमें से मेरे दोनों तरह के प्रोफेसर्स के साथ मेरा सामना हुआ। जो कुछ ने कहा कि भाई आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन खुद लिखें और मैं साइन कर दूंगा। और ऑन दी अदर हैंड प्रोफेसर ऐसे भी थे जिन्हें कहा कि कोई नहीं, आप मुझे बताएं, आप उनको एक गाइडलाइन भेज दें, एक गाइडलाइन से मुराद आपको उनको वेबसाइट बता दें, ये स्टडी प्रोग्राम है और मैं इसमें से अप्लाई कर रहा हूँ, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के बारे में चाहिए वो आप उनको बता सकते हैं, और वो उसको थोड़ा रिसर्च करते हैं। मैंने एटलीस्ट जो मैंने प्रोफेसर सेलेक्ट किया था प्रॉपर रिसर्च करता था, और ऐसे लगता था कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कुछ में तो आपको मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं मिलता था, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास चला जाता था वाया ईमेल, और कुछ में मुझे मिल जाता था क्योंकि जहाँ पे आपने बाय पोस्ट भेजना थी, या जहाँ पे एप्लीकेंट के पास राइट था कि वो देख सकता है और खुद ईमेल कर सकता है। तो वो पर्सनलाइज लेटर उसने कभी नहीं लिखे, उसने एक जर्नलाइज लेटर्स कभी नहीं लिखे। जिस प्रोफेसर के साथ मेरा वास्ता रहा लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के सिलसिले में, तो आराम से ये आसानी से हो गया था, तो इतनी मुश्किल पेश नहीं आती इसमें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्राइटेरिया में आती हैं, ये चीज़ें चाहिए उतनी ज़रूरत में आती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा नसरुल्लाह, जब आप पर्सनल स्टेटमेंट की बात कर रहे थे तो मैंने एक बात आपकी नोट की कि आपने कहा कि आपने जो है वो प्रोफेसर्स की रिसर्च के बारे में वहाँ पे देखा और उसको आपने ऐड किया अपने पर्सनल स्टेटमेंट के लेटर में। तो ये क्या आप अपनी रिसर्च जो आप मास्टर्स में करने वाले हैं आपने उसके बारे में लिखा, या जो आपने बैचलर्स में की रिसर्च उसके बारे में आपने लिखा? डिपेंड करता है प्रोग्राम पे, और कुछ तो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन का भी वो दे देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं कि भाई जो कि एक एन आइडियल लेटर ऑफ मोटिवेशन वुड हैव दीज पॉइंट्स, तो आपने उन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। तो सही। कुछ में ये चीज़ें ये इस तरह से कोई पॉइंट्स नहीं दिए जाते। तो कुछ में मुझे याद आता है कि भाई उन्होंने कहा था कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या हैं। तो आप बी केयरफुल, जब आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट बता रहे होते हैं तो आप मेक श्योर करें कि भाई उस तरह के रिसर्च इंटरेस्ट के साथ कोई प्रोफेसर उस फैकल्टी में, उस यूनिवर्सिटी में काम करता है, सही। और ताकि वो कमेटी ये ना कहे कि यार इसके जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते, वो आप जो उस पे आपने रिसर्च इंटरेस्ट जो आपने मास्टर्स में करने हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो उस तरह का कोई प्रोफेसर उनके पास हो भी सही। और आप उसमें वो दूसरी आपने बात की बैचलर्स, तो आप बैचलर्स का भी मेंशन कर सकते हैं कि मेरे ये रिसर्च इंटरेस्ट है और मैंने इस फील्ड में काम किया है, और वगैरह वगैरह, उसका मसला नहीं है, वो तो आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सही सही। तो आपने मतलब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें आपने बताया कि ट्रांसक्रिप्ट ज़रूरी है नंबर 1,
उसके बाद जो है आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस प्रोफेसर्स के 2 होने चाहिए, मैंडेटरी होते हैं वो मेरे ख्याल से सबमिट करने के लिए। डिपेंड करता है प्रोग्राम पे, मगर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में होता है। ठीक, और थर्ड आपने बताया कि आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट जो पीएस होती है वो भी आपकी बहुत जो है वो मैटर और करती है। और एक और क्या चीज़ रह गई? एक और चीज़ भी है इसमें कि अगर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स वो लेटर ऑफ वो मांगते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो कि अगर आपने आइल्स किया तो वेल एंड गुड, और अगर आइल्स नहीं भी किया तो वो आपको एग्जाम्पशन दे देते हैं अगर आपकी प्रीवियस जो स्टडीज है वो इफ दैट वाज इन इंग्लिश। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन पाकिस्तान, इन फैक्ट आई थिंक ऑल ओवर द पाकिस्तान द क्लासेस आर टॉट इन इंग्लिश। तो प्राइमरी इंग्लिश होती है, तो बच्चों को मसला नहीं होना चाहिए, वो एक लेटर ऑफ एक लेटर निकलवा सकते हैं अपने फैकल्टी से, अपने जिस डिपार्टमेंट में वो एनरोल्ड है उनको, कहीं भाई हमारी जो जितनी भी क्लासेस थी वो सारी दे वर इंटायरली टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो आपको एग्जाम्पशन दे देते हैं। सही। तो ये 4 चीजें होगी, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया, पर्सनल स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा आपको और कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें यही हैं, मगर अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपकी उधर वेबसाइट पे लिखी होती हैं। ठीक। रसूला, ये जो चीजें थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, और ये पर्सनल स्टेटमेंट हो गई फॉर इंस्टेंस, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन हो गई, ये सारी चीजें जब आप हमें लिंक देंगे, हम वो लिंक शेयर करेंगे अपने यूट्यूब वाले डिस्क्रिप्शन में, तो वो लोग वहां जाके ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप जो हैं, आप हमारे सामने जो है वो जीती जागती मिसाल है कि आपने ये स्कॉलरशिप जो है वो हासिल की हुई है, आप स्कॉलर हैं। तो आप जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को, जो कि प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो अप्लाई करेंगे इस साल या नेक्स्ट ईयर, जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, एंड दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप नसरुल्लाह, बहुत ही प्रेस्टिजियस है और हर किसी को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपने ये स्कॉलरशिप हासिल की हुई है, आप बताएं कि कौन सी चीज है जो स्टैंड आउट करती है दूसरे रेस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर एप्लीकेशंस जो उनको मिलती हैं। आप कौन सी गाइडलाइन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि यार मैंने ये पाथ फॉलो किया और इसकी वजह से मैं जो हूँ हासिल कर चुका हूँ ये स्कॉलरशिप। तो आप बताएं व्हाट मेक्स यू यूनिक एंड व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर एप्लीकेंट्स दैट अप्लाई इन द सेम स्कॉलरशिप। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो कि एप्लीकेंट्स को ख्याल करना चाहिए, और मोस्ट ऑफ दी चीज़ें मैंने पहले भी मेंशन की हैं, और यहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा डिफरेंट, मेरा एक वे ऑफ राइटिंग होता है लेटर ऑफ मोटिवेशंस को, स्पेशली लेटर ऑफ मोटिवेशन को, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, आपने एडमिशन क्यों लेना है, आपको वो क्यों एडमिट करें, आपने कन्विंस करना है एडमिशन कमेटी को, और उसके लिए कन्विंसिंग के लिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे जितना भी हो, क्योंकि आप 4 साल पाकिस्तान में 4 साल की बैचलर्स की डिग्री होती है, और ये स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए है, तो मैं समझता हूँ कि 4 साल इनफ टाइम है स्टूडेंट्स के लिए कि वो कुछ करें, जो कि उनके जो कि वो सीख रहे हैं स्टडीज़ में, उसको वो इम्प्लीमेंट करें। वो किसी एनजीओज़ के साथ काम कर सकते हैं, जो उनके, इन माय केस मैंने एनजीओज़ के साथ काम किया। मैंने अपने सेकंड ईयर में बॉर्डर वायलेंस मॉनिटरिंग नेटवर्क थी, मैंने उनके साथ मैंने एक कंट्रीब्यूट किया, वो रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स को डील करते थे, उनकी हेल्प करते थे। तो उससे पहले मैंने अपने एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन जर्मनी, उधर मैंने काम किया। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये ग्रैब करें, क्योंकि मेरे पास मैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रह रहा था, तो मेरे पास ये फ्रीडम थी कि मैं कहीं पे भी ट्रैवल करके कहीं पे भी कर सकता हूँ। तो पाकिस्तान में भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं, बट दे शुड बी रिलेटेड टू योर फील्ड इन अ वे और अदर ना। तो आप ये काम करें, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये चीज़ें फिर आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखेंगे, कॉन्शियस मेरा अगर आगे मेरे रिसर्च इंटरेस्ट, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा अजाइलम, ये जो माइग्रेशन का जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, मैं अपने मेरे रिसर्च इंटरेस्ट इस पे है कि भाई क्राइसिस क्यों है और उसको कैसे डील किया जाए, तो एटलीस्ट मैं अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये लिख सकता हूँ कि पहले मैंने एक इंटर्नशिप की थी और वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी, और उनको, और मेरे मेरे जो आगे फ्यूचर का जो थीसिस है वो इस तरह से होगा और इस टॉपिक पे होगा, माइग्रेशन पे, और मेरे पास क्योंकि अभी कॉन्टेक्ट्स भी हैं, मैं गया हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि मैं एक आइडियल चॉइस हूँ। और क्योंकि हमारे अपने मुल्क में भी रिफ्यूजीज रहते हैं, अफगानिस्तान से रहते हैं, और साथ में कुछ और ममालिक भी हैं, एक आध उधर से भी आते हैं, तो यही बात है, ये आपने उन चीज़ों को मैच करना है, आपने वर्क एक्सपीरियंस को वहाँ पे मैच करना है। और दूसरी बात ये है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस मैच करना चाहिए आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन से। फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन में इटसेल्फ आपने प्रोफेसर्स का जिक्र करें, जो कोर्सेज वो पढ़ाते हैं उनका जिक्र करें, और उनको बताएं कि आप, और आपने बताना भी आप क्यों जिक्र कर रहे हैं उन कोर्सेज का। वो ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ से बस कॉपी किया और पेस्ट करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं, आपने चेक करना है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, वो क्या पढ़ाते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने उनको बतानी हैं, और आपने प्रोफेसर को कन्विंस करना है। प्रोफेसर खुश हो कि यार वाक़ई में
इस बंदे ने रिसर्च की है और मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को एडमिशन दी जाए। तो आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। ये कोई 2-3 चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और लोगों को उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एट लीस्ट दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि यार शायद ये रीज़न था कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया होगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मुझे नहीं पता कि एडमिशन कमिटी ने को कौन-सी चीज़ें अच्छी लगी हैं, मगर दिस इज़ एट लीस्ट व्हाट आई नो। सही सही। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, पर्सनल स्टेटमेंट जब बंदा लिख रहा है तो क्वांटिटी पे फोकस करे या क्वालिटी पे फोकस करे? कितना होना चाहिए पर्सनल स्टेटमेंट बंदे का? 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का? डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ दी जो यूनिवर्सिटी कहती हैं कि भाई 600। मुझे याद आता है मेरी जो पहली यूनिवर्सिटी थी उसने मुझे कहा था 600 वर्ड्स का होना चाहिए। अच्छा, तो ये वर्ड्स, तो आपने वर्ड्स का ख्याल रखा था, आप रखा एक्सीड आपने नहीं किया था? एग्जैक्टली। और कुछ जगहों पे होता है कि भाई 1 to 2 पेजेस तो आपकी मर्जी है आप कितने पेजेस का करें। तो मेरा मिनिमम जो लेटर ऑफ मोटिवेशन रहा है वो 500 समथिंग वर्ड्स का रहा है, जो कि उस प्रोग्राम में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। और उसके अलावा मैं एक और जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एक A4 पेज होता है मेरे ख्याल से। हाँ, एक ए4 पेपर पे एक ए4 पेज होता है। तो उसमें तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। फिर मैंने आपको जैसे बताया 3 प्रोग्राम्स होते हैं, तो दूसरे उसमें मैं सिलेक्ट इस तरह सिलेक्ट हो गया था, प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गया था, स्कॉलरशिप के लिए मैं रिजर्व लिस्ट में चला गया था। और उसके बाद आप मेरे पास सेकंड वो थी ऑप्शन थी, सेकंड मैंने अपना ऑप्शन यूज़ किया, मैंने सेकंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था प्रोग्राम में। तो वहाँ पे उन्होंने तो मुझे सिलेक्ट भी नहीं किया और क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम जो मेरा था वहाँ पे मैं रिजर्व लिस्ट में भी नहीं बल्कि डायरेक्ट मेरा एडमिशन तो हुआ ही हुआ, साथ में उन्होंने स्कॉलरशिप भी मुझे अवार्ड कर ली थी। तो 3 प्रोग्राम्स होते हैं और मैं सबको यही एडवाइस करूंगा कि तीनों के तीनों में अप्लाई करें, आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। अच्छा रसूल, आप जैसे बता रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है और आप 3 में अप्लाई कर सकते हो, तो ये उनको पता कैसे चलेगा कि हमने 3 में अप्लाई किया? फॉर इंस्टेंस हम 5-6 में अप्लाई कर दें, उनको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने मसला 3 में यहाँ पे अप्लाई? होगा, आई थिंक ये आपकी बात बिल्कुल अच्छी है। मसला मेरे ख्याल में यहाँ पे होता है कि आपको जब स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया और उन्होंने आपका नाम आगे यूरोपियन यूनियन को भेज दिया और 2 यूनिवर्सिटीज़ ने अगर आपका नाम सिलेक्ट फॉर इंस्टेंस आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में हो जाते हो, तो 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स में और दोनों डिफरेंट प्रोग्राम आपका नाम आगे फॉरवर्ड कर देती हैं। क्योंकि पैसे तो यूनिवर्सिटी नहीं देने, पैसे तो आपके यूरोपियन कमीशन ने देने हैं, यूरोपियन यूनियन ने देने हैं, उनके जो रिलेवेंट बॉडीज़ हैं उनने देने हैं। तो सही। वहाँ पे अगर पता लग गया कि भाई इस बंदे ने डॉट किया है सिस्टम को और यहाँ से भी फंडिंग, ये यहाँ से भी नाम आया, यहाँ से भी नाम आया, तो वहाँ लग सकते हैं और आपको रिजेक्ट कर सकते हैं वो। तो उनके पास टूल्स होंगे, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता कि वो इसको किस तरह से वो वेरीफाई करते, मगर एटलीस्ट हमें फिर रिसीव भी नहीं करना चाहिए तो अगर उन्हें लिखा हुआ है कैटेगोरिकली उन्हें लिखा हुआ है कि आप 3 प्रोग्राम्स में मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो आप एक ये भी सजेशन देना चाहेंगे कि 3 अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ तीनों ना ढूँढ लो जो कि मतलब पहुँच से ही दूर हो, कुछ ऐसी रखो, नॉर्मल रखो, कुछ अगर 1-2 में अच्छी में अप्लाई करो, 1-2 जो मीडियम साइज़ हो उसमें अप्लाई करो, या ये मर्ज़ी है आपकी, डिपेंड नहीं करता, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर नहीं करती? मोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग ये कि चीज़ ये कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एरास्मस में होती हैं वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और सही। काफ़ी हाईली रैंक्ड होती हैं, टॉप 500 में होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। मगर ये जो आपका क्राइटेरिया, ये मेरा बैचलर्स में मेरा यही क्राइटेरिया था जब मैं इस स्कॉलरशिप के लिए जो मैंने अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ हंगरी से। यहाँ पे जो मैं स्कॉलरशिप में पढ़ रहा था इसमें मैंने ये क्राइटेरिया रखा था कि फर्स्ट मेरी ये ऑप्शन थी कि भैया बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, सेकंड दरमियानी और तीसरी सबसे लो, इन दी एंड आप समवेयर तो एटलीस्ट होंगे ना कहीं बाहर तो पढ़ रहे होंगे ना। तो और दूसरा हंगरी में हमारे पास मुझे याद आता है ये भी ऑप्शन था कि हम अपना ट्रांसफर करा सकते थे बाद में फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में। तो मैंने कहा कोई नहीं, अगर मैं किसी निचली यूनिवर्सिटी में भी आ जाता हूँ तो मसला नहीं है, मैं ट्रांसफर करवा लूंगा। तो ये चीज़ है क्योंकि इस प्रोग्राम में जो एरास्मस है इसमें ट्रांसफर वगैरह का सीन नहीं होता, आप ट्रांसफर नहीं करा सकते, आपका जो एक मोबिलिटी ट्रैक है वो चलेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में आपने कहाँ कहाँ पे जाना है। तो ये लोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये एक चीज़ है जो कि वो अपने खुद सोचें और समझें, क्योंकि मैंने इस तरह की कोई थिंकिंग इस बार एटलीस्ट यूज़ नहीं की थी क्योंकि सारे तो बिल्कुल सही नसरुल्लाह, मैं हमेशा देखता हूँ कि आप जो हैं वो हमेशा आर्टिकल्स लिखते रहते हैं और आपका हमेशा राइटिंग पे फोकस होता है आपका, और आप हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो आप पब्लिश करते रहते हैं। और तो मेरे ख्याल से इसी ने आपको अपर एज दिया है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपनी आप अच्छी लिख सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि राइटिंग अगर आपको अच्छी आती है तो ही अपने आप को आप एक्सप्रेस कर पाते हो और आप रिक्रूटर्स को बताते हो कि हाँ यार मेरे अंदर ये टैलेंट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको राइटिंग करना ही नहीं आती, अच्छा आपको लिखना ही नहीं आता, तो भले आप कितनी टैलेंटेड क्यों ना हो, तो आप मेरे ख्याल से आप इम्प्रेस नहीं कर सकते आप रिक्रूटर्स को। क्या ये आप
बात एग्री करते हैं इस बात पे? बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि आपके पास जो एबिलिटीज़ हैं, आपके पास जो स्किल्स हैं, उनको आपने बताना है कि भाई आपके पास ये है, और उसके लिए आपके पास ऑफ कोर्स आपके पास यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ये वन ऑफ द मेन स्किल्स हैं। चलो नसरुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आज हमें आपने जो अपना टाइम खास तौर पे निकाला, और मैं आपके इस कंसर्न को रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो है आप आए और आपने हमसे बात की इस बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई हमारी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप कंक्लूडिंग नोट कोई देना चाहें तो द फ्लोर इज़ ऑल योर्स। कुछ कहना चाहें आप? मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और लोगों को इन स्कॉलरशिप का जिनको इनको नहीं पता, तो मैंने अभी डिटेल्स बताई हैं, वो प्लीज़ जाएं। और इब्राहिम अभी लिंक भी अपलोड करेंगे अपने कमेंट्स उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाएं वहाँ पे सर्च करें, और कोई भी इश्यूज वगैरह हों तो आप इब्राहिम से डायरेक्ट रब्ता करें, या इब्राहिम के थ्रू मेरे से रब्ता करें, एंड आई विल बी ऑल हेल्पिंग यू गाइस थ्रू आउट द प्रोसेस। तो क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट है, और वो देखा जाए तो इस बार जो स्कॉलरशिप्स थी वो जो टॉप 3 कंट्रीज में पाकिस्तान था, और पाकिस्तान इंडिया से भी आगे था इन ग्रैबिंग इन द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो हमने ग्रैब किए हैं यूरोपियन यूनियन से। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, और ये इस टैलेंट को आगे बढ़ना चाहिए, और स्कॉलरशिप इस तरह से फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि मुल्क की खिदमत करें और इंसानियत की खिदमत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह टाइम देने के लिए, और मैं आपको आई विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। और मैं हमेशा दुआ करूंगा अल्लाह से कि आपको और कामयाबियाँ और कामरानियाँ आता हों, और आप ऐसा ही फ्लरिश करते रहें और सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, और मेरी भी दुआएं आपके लिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी स्कॉलरशिप देंगे मास्टर्स के लिए, और बैचलर्स आप स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ऑल विल बी गुड। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नसरुल्लाह। खुदा हाफिज। थैंक यू। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।